क्या आपने कभी किसी बहुत बड़े पहाड़ को देखा है? सोचिए, आप एक सफर पर हैं, आपके सामने एक खूबसूरत रास्ता है और अचानक आपको वो दिख जाता है। एक बहुत बड़ा पत्थरीला पहाड़ ठीक आपके रास्ते में खड़ा है। उसे चढ़ना नामुमकिन सा लगता है। उसके आसपास से कोई रास्ता नहीं है। ये पहाड़ आपको वहां जाने से रोक रहा है जहां आप जाना चाहते हैं। आपको डर लग सकता है, आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? क्या आप वापस मुड़ जाएंगे? क्या आप बैठ जाएंगे और हार मान लेंगे? जिंदगी भी कभी कभी बिल्कुल ऐसी ही लगती है। हम सबके सपने, लक्ष्य और वो जगहें होती हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन फिर एक बड़ी समस्या हमारे रास्ते में आ जाती है, ठीक उस पहाड़ की तरह। ये किसी एग्जाम में फेल होना हो सकता है, किसी टीम में सिलेक्ट ना होना हो सकता है, या किसी दोस्त से लड़ाई हो सकती है। यही विचार एक शानदार किताब द माउंटेन इज यू, द माउंटेन इज यू का मुख्य हिस्सा है, जिसे ब्रिटनी वीस्ट ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में ये पहाड़ सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, ये अवसर हैं। एक वीडियो गेम के बारे में सोचिए। अगले लेवल पर जाने के लिए आपको एक बॉस को हराना पड़ता है ना? बॉस मुश्किल होता है, लेकिन उसे हराने से आप और मजबूत बनते हैं और अगली चुनौती के लिए तैयार होते हैं। ये पहाड़ आपकी बॉस बैटल है। ये आपको अपने बारे में कुछ जरूरी सिखाने के लिए है। ये आपको एक ऐसी ताकत खोजने में मदद करने के लिए है जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। इस पहाड़ को चढ़ने का सफर असल में आपके अपने दिल और दिमाग का सफर है। प्रकृति और हमारी जिंदगी के बीच ये कनेक्शन बहुत पावरफुल है। एक नदी जब किसी चट्टान से मिलती है तो रुकती नहीं, वो उसके चारों ओर से बहती है, एक नया रास्ता खोजती है। एक पेड़ तूफान में टूटता नहीं, वो झुकता है और ज्यादा लचीला बनता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में पहाड़ हमें तोड़ने के लिए नहीं होते, वे हमें प्रकृति की तरह ही मजबूत और लचीला बनाने के लिए होते हैं। जब आपको कोई समस्या दिखती है तो सिर्फ एक दीवार मत देखिए, उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखिए। उसे एक ऐसी जगह के रूप में देखिए जहां आप चढ़ना सीखेंगे, मजबूत बनेंगे और आखिर में उस खूबसूरत नजारे को ऊपर से देखेंगे जिसे आप वरना मिस कर देते। तो अगली बार जब आपको कोई बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े तो इस इमेज को याद रखिए। आप एक यात्री हैं और आपके सामने एक शानदार पहाड़ आ गया है। ये डरावना लगता है, हाँ, ये मुश्किल लगता है, बिल्कुल, लेकिन ये आपका पहाड़ है। ये आपकी अनोखी चुनौती है जिसे खास तौर पर आपके लिए डिजाइन किया गया है। इसे पार करने का सफर आपकी कहानी है। ये ऐसे आपका गाइड होगा, आपका मैप होगा जो आपको इस पहाड़ को समझने, चढ़ाई की तैयारी करने और आखिर में इसे जीतने में मदद करेगा। क्योंकि राज, जैसा कि हम जानेंगे, ये है कि पहाड़ सिर्फ आपके सामने नहीं है, पहाड़ आप खुद हैं। ये अजीब लगता है ना? हमें समस्याओं की जरूरत क्यों होगी? हमें ऐसी चुनौतियों की जरूरत क्यों होगी जो हमें उदास, तनावग्रस्त या डरा हुआ महसूस कराए? अगर जिंदगी एक चिकनी, सीधी सड़क होती जिसमें कोई रुकावट नहीं होती, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होती? इसे इस तरह से सोचिए, अगर आप कभी कोई भारी चीज नहीं उठाते तो क्या आपकी मांसपेशियां कभी मजबूत होंगी? नहीं, आपकी मांसपेशियों को प्रतिरोध की जरूरत होती है, उन्हें बढ़ने के लिए चुनौती की जरूरत होती है। जिंदगी की मुश्किलें हमारे दिमाग और हमारी आत्मा के लिए वजन की तरह होती हैं। वे चुनौतियां हैं जो हमें पहले से ज्यादा मजबूत, स्मार्ट और सक्षम बनने पर मजबूर करती हैं। बिना किसी समस्या वाली जिंदगी, बिना किसी विकास वाली जिंदगी होगी। कल्पना कीजिए एक नाविक की जिसने कभी सिर्फ शांत समुद्र में ही यात्रा की है। उसे नाव चलाना आता होगा, लेकिन क्या उसे सच में नाव चलाना आता है? अब कल्पना कीजिए एक और नाविक की जिसने बड़ी लहरों, तेज हवाओं और डरावने तूफानों का सामना किया है। उसने अंधेरे में रास्ता खोजना सीखा है, टूटे हुए पाल को ठीक करना सीखा है और दबाव में शांत रहना सीखा है। आप किस नाविक पर भरोसा करेंगे कि वो आपको समुद्र पार ले जाए, जिसने तूफानों का सामना किया है? बिल्कुल, हमारी चुनौतियां, हमारे पहाड़ वो तूफान हैं जो हमें सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी को सच में कैसे चलाना है। वे हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और हमें असली ज्ञान देते हैं। ये चुनौतियां हमारी सच्ची क्षमता को भी सामने लाती हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी बिना यह जाने जीते हैं कि हम सच में क्या कर सकते हैं। हम एक रूटीन का पालन करते हैं, हम वो करते हैं जो आसान है और हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आती है तो ये हमें उस जोन से बाहर धकेल देती है।
ये हमें नए तरीकों से सोचने पर मजबूर करती है, हमें ऐसी हिम्मत खोजने पर मजबूर करती है जो हमें पता नहीं थी कि हमारे पास है, और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने पर मजबूर करती है। संघर्ष के इन्हीं पलों में हम अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं और शक्तियों को खोजते हैं। ये अपने अंदर एक छिपा हुआ खजाना खोजने जैसा है, जिसे हम कभी नहीं खोज पाते अगर हमें गहराई तक खोदने पर मजबूर न किया जाता। तो ये पहाड़ सज्जा नहीं है, वे छिपे हुए उपहार हैं। हर मुश्किल जिसका आप सामना करते हैं एक सीखा जाने वाला सबक है। एग्जाम में फेल होने से आपको तैयारी और कड़ी मेहनत के बारे में पता चलता है। किसी दोस्त के साथ गलतफहमी आपको संवाद और सहानुभूति के बारे में सिखाती है। एक गेम हारने से आपको लचीलेपन और खेल भावना के बारे में पता चलता है। यह पूछने के बजाय कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हम पूछना शुरू कर सकते हैं, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब हम इस एक सवाल को बदलते हैं तो पहाड़ एक डरावना राक्षस होने के बजाय एक बुद्धिमान पुराना शिक्षक बन जाता है, जो हमें खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की ओर गाइड करता है। अब बारी है उस सबसे बड़े राज की जो ये किताब बताती है। वो विशाल नामुमकिन पहाड़ जो आपको अपने रास्ते में दिखता है, वो असल में कोई बाहरी समस्या नहीं है। वो सिर्फ फेल हुआ एग्जाम, मुश्किल कंपटीशन या कोई मुश्किल व्यक्ति नहीं है। वो पहाड़ आपके अंदर की किसी चीज का आईना है। वो पहाड़ आप खुद हैं। ये एक शक्तिशाली और कभी-कभी समझने में मुश्किल विचार है। इसका मतलब है कि आपको जो चाहिए उसे पाने से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा दुनिया में बाहर नहीं है। सबसे बड़ी बाधा आपके अपने डर, आपके अपने संदेह और आपकी अपनी सीमित मान्यताएं हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप स्टेज पर बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत डर लगता है। पहाड़ पब्लिक स्पीकिंग लगता है, लेकिन क्या वो है? या असली पहाड़ आपके जज किए जाने का डर है? क्या ये आपकी मान्यता है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं? क्या ये उस समय की याद है जब आप अपनी बातों में अटक गए थे और शर्मिंदा महसूस किया था? बोलने का काम पहाड़ नहीं है। असली पहाड़ आपके अंदर का डर और आत्मसंदेह है जो आपको कोशिश करने से भी रोक रहा है। हम अपने अंदर के डर को बाहरी दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं और वे विशाल अजेय पहाड़ों की तरह दिखते हैं। ये असल में अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि अगर पहाड़ कुछ ऐसा होता जो आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होता तो आप असहाय होते। आपको पहाड़ के अपने आप हटने का इंतजार करना पड़ता। लेकिन अगर पहाड़ आप खुद हैं तो आपके पास उसे बदलने की शक्ति है। आप चट्टान और पत्थर के असली पहाड़ को हिला नहीं सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से अपने विचारों, अपनी मान्यताओं और अपनी आदतों को बदल सकते हैं। यात्रा किसी भौतिक चोटी पर चढ़ने के बारे में नहीं है। ये आपकी आंतरिक दुनिया को समझने के बारे में है। ये आपके अपने दिमाग में गहराई से देखने के बारे में है कि आपको सच में क्या रोक रहा है। तो चुनौती बदल जाती है। लक्ष्य अब बाहर कुछ जीतने का नहीं है, लक्ष्य खुद को समझना है। ये आत्म खोज की यात्रा है। जब आप फंसा हुआ महसूस करें तो समस्या को देखने के बजाय आईने में देखें। खुद से पूछें, मुझे किस बात का डर है? कौन सी मान्यता मुझे रोक रही है? कौन सा पिछला अनुभव मुझे ऐसा महसूस करा रहा है? ये सवाल पूछकर आप असली चढ़ाई शुरू करते हैं। आप पहाड़ को एक एक करके अंदर से बाहर तक तोड़ना शुरू करते हैं, और एक बार जब आप अपने आंतरिक परिदृश्य को समझ जाते हैं तो कोई भी बाहरी चुनौती कभी भी इतनी बड़ी नहीं लगेगी कि उसे पार न किया जा सके। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जो आप जानते थे कि आपके लिए बुरा था? जैसे अगली रात एक बड़ी परीक्षा होने पर पूरी रात वीडियो देखना, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू करना जिसकी आप परवाह करते हैं। इसे सेल्फ सबॉटेज, आत्म तोड़फोड़ कहते हैं। ये तब होता है जब हम खुद ऐसी चीजें करते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और खुश रहने से रोकती हैं। ऐसा लगता है कि आपका एक हिस्सा सफल होना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा चुपके से आपको असफल करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही भ्रमित करने वाला और निराशाजनक एहसास है। ये एक कार चलाने जैसा है जिसमें एक पैर एक्सीलरेटर पर और दूसरा ब्रेक पर हो। आप बहुत ज्यादा ईंधन जलाते हैं, बहुत शोर करते हैं, लेकिन कहीं नहीं जाते। तो हम अपने साथ ऐसा क्यों करते हैं? इसका कोई मतलब नहीं है, है ना? ब्रायना वीस्ट बताती हैं कि सेल्फ सबोटेज अक्सर एक छिपे हुए गहरे डर से आता है। अक्सर ये अज्ञात का डर होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको वह शानदार नौकरी मिल जाती है या आप उस टॉप कॉलेज में प्रवेश पा लेते हैं
तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके पास नई जिम्मेदारियां और नई उम्मीदें होंगी। यह बदलाव भले ही बेहतर के लिए हो, डरावना हो सकता है। तो आपका एक हिस्सा अनजाने में चीजों को बिगाड़ सकता है, ताकि आप अपनी वर्तमान जिंदगी के परिचित सुरक्षित क्षेत्र में रहें, भले ही आप वहां नाखुश हों। ये मन का एक झांत दुख के आराम को चुनना है, एक नई खुशी की अनिश्चितता पर। सेल्फ सबोटेज का एक और कारण योग्य न होने का एहसास है। यदि आप अंदर से यह नहीं मानते कि आप खुश या सफल होने के लायक हैं, तो आप उस खुशी को दूर धकेलने के तरीके खोज लेंगे जब वह करीब आएगी। कल्पना कीजिए कि कोई आपको एक बहुत महंगा और सुंदर उपहार देता है, लेकिन आपको लगता है कि आपने इसे कमाने के लिए कुछ नहीं किया है। आपको असहज महसूस हो सकता है और आप इसे वापस करना चाहेंगे। इसी तरह जब कोई शानदार अवसर आता है, यदि आप इसके लायक महसूस नहीं करते हैं, तो आप इसे तोड़ सकते हैं, ताकि आपको एक धोखेबाज होने की भावना से निपटना न पड़े। आप अपनी नकारात्मक आत्मधारणा को सही साबित करने के लिए गड़बड़ करते हैं। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उतना अच्छा नहीं था। यह समझना कि आप ऐसा कर रहे हैं, इसे रोकने का पहला बड़ा कदम है। जब आप खुद को टालते हुए, बहाने बनाते हुए या झगड़े करते हुए पाते हैं, तो रुकें और पूछें क्यों। आप वास्तव में किस बात से डरते हैं? क्या यह असफलता का डर है, या आश्चर्यजनक रूप से क्या यह सफलता का डर है? क्या आप उस बदलाव से डरते हैं जो सफलता लाएगी? इन पैटर्नों को पहचानकर आप उन्हें अपने अचेतन मन से प्रकाश में लाते हैं। एक बार जब आप पैटर्न देख सकते हैं, तो आप अलग तरीके से कार्य करना चुन सकते हैं। आप एक्सीलरेटर दबाना चुन सकते हैं और धीरे धीरे ब्रेक से अपना पैर हटा सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल अच्छे मूड में थे और फिर किसी ने कोई छोटी सी बात कह दी, या आपने कुछ देख लिया और अचानक आपको गुस्सा, उदासी या बेचैनी महसूस होने लगी? दरअसल वो छोटी सी बात जिसने इतनी बड़ी भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर दी, उसे ही ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर एक तरह का स्विच होता है, कोई या कुछ उसे ऑन कर देता है और आपके भीतर भावनाओं का सैलाब आ जाता है। अक्सर ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होती है किसी बहुत छोटी सी घटना पर। मसलन अगर कोई दोस्त मजाक में आपको आलसी कह दे और बाकी लोग हंस रहे हों, लेकिन आपको अंदर ही अंदर गुस्सा या शर्म महसूस हो रही हो। मजाक तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस शब्द ने आपके भीतर एक गहरी भावना को जगा दिया। ये ट्रिगर्स ऐसे ही नहीं होते, इनका रिश्ता हमारे पुराने अनुभवों और गहरे डर से होता है। हो सकता है आलसी कहने पर आपको वो वक्त याद आ गया हो जब आपके माता पिता या किसी टीचर ने आपको बहुत सख्ती से डांटा था कि तुम मेहनत नहीं करते। यानी आज की छोटी सी बात हमारे पुराने दर्द से जुड़ जाती है। हमारे ट्रिगर्स बिल्कुल भावनात्मक चोट की तरह होते हैं। अगर कोई आपके हाथ के सामान्य हिस्से को छुए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वही किसी चोट वाले हिस्से को छू ले तो हल्का सा टच भी बहुत दर्द कर सकता है। अपने ट्रिगर्स को पहचानना मतलब ये जानना कि आपकी भावनात्मक चोटें कहाँ-कहाँ हैं। अपने भीतर के पहाड़ को पार करने के लिए आपको अपनी भावनाओं का जासूस बनना पड़ेगा। ध्यान देना शुरू करिए कि अचानक आपका मूड कब और क्यों बदल जाता है। जब भी आपको बहुत तेज नकारात्मक प्रतिक्रिया हो, तो जरा रुकिए और खुद से पूछिए, अभी क्या हुआ? मेरे ऐसा महसूस करने से ठीक पहले क्या कहा गया या क्या हुआ? आखिर इस बात ने मुझे इतना परेशान क्यों कर दिया? क्या ये मुझे किसी पुराने अनुभव की याद दिलाता है? यहाँ एक डायरी रखना बहुत मददगार हो सकता है। आप उसमें लिख सकते हैं कि कब आपको ट्रिगर हुआ और आपको क्या लगता है उसका कारण क्या था। ये दूसरों को दोष देने के लिए नहीं है कि उन्होंने आपके बटन दबा दिए, बल्कि ये समझने के लिए है कि आपके पास वो बटन है ही क्यों। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को जान लेते हैं, तो उन पर आपका नियंत्रण बढ़ जाता है। आप हमेशा अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर संभाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके काम की आलोचना आपका ट्रिगर है, तो फीडबैक मिलने से पहले खुद को तैयार कर सकते हैं। खुद से कह सकते हैं, ये कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये मुझे बेहतर बनाने के लिए है। ट्रिगर को समझकर आप आज की घटना को पुराने दर्द से अलग कर सकते हैं। अब ट्रिगर आपको अपने आप फौरन भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बल्कि ये एक संकेत बन सकता है, याद दिलाने के लिए कि रुको, सांस लो और सोच समझकर शांत प्रतिक्रिया दो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी भावनाएं, आपकी खुशी, उदासी, गुस्सा और डर आपके दुश्मन नहीं हैं, तो क्या होगा?
अगर वे असल में एक तरह की सुपर पावर हैं तो क्या होगा? इस सुपर पावर को इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू कहते हैं। ये आपकी अपनी भावनाओं को समझने और मैनेज करने की क्षमता है, और साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझने और उन पर असर डालने की भी। आप जानते हैं, ये भावनाओं को महसूस न करने के बारे में नहीं है, ये भावनाओं को स्मार्ट तरीके से महसूस करने के बारे में है। ज्यादा ईक्यू वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो कभी उदास या गुस्सा न हो। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जानते हैं कि वे उदास या गुस्सा क्यों हैं और उन्हें इसके बारे में क्या करना है। ईमानदारी से कहूँ तो ये आपके अंदर के पहाड़ को चढ़ने के लिए सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ मुख्य हिस्से हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। ये आपकी अपनी भावनाओं को पहचानना है जैसे ही वे होती हैं। ये जानना है, ठीक है, मैं अभी निराश महसूस कर रहा हूँ। ये बाकी सब के लिए बुनियाद है। दूसरा हिस्सा है सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन। ये वो है जो आप भावना को पहचानने के बाद करते हैं। निराश होने पर चिल्लाने के बजाय आप गहरी सांस लेते हैं और बोलने से पहले सोचते हैं। आप अपनी आवेगों को नियंत्रित करते हैं। तीसरा हिस्सा है मोटिवेशन, प्रेरणा। इसका मतलब है अपनी भावनाओं का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, जैसे किसी प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत करने के लिए अपनी उत्साह का उपयोग करना, या अगली बार और कड़ी मेहनत करने के लिए किसी असफलता की निराशा का उपयोग करना। ईक्यू का अगला हिस्सा बाहर की ओर देखता है। इसे एम्पैथी, सहानुभूति कहते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है। ये खुद को उनकी जगह पर रखना है। जब कोई दोस्त शांत और गुमसुम होता है तो एम्पैथी ही आपको यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि वे शायद उदास हैं, और यह आपको पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या तुम ठीक हो? आखिरी हिस्सा है सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। ये अपनी और दूसरों की भावनाओं के बारे में अपनी जागरूकता का उपयोग करके मजबूत रिश्ते बनाने, प्रभावी ढंग से संवाद करने, संघर्षों को सुलझाने और लोगों को प्रेरित करने के बारे में है। ईक्यू का ये वो हिस्सा है जो आपको एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा टीममेट और एक अच्छा लीडर बनने में मदद करता है। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करना एक आजीवन अभ्यास है। ये साधारण चीजों से शुरू होता है। जब आप कोई मजबूत भावना महसूस करें तो उसे एक नाम दें। क्या ये निराशा है, ईर्ष्या, उत्साह? फिर सोचें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। बिना रोके अपने दोस्तों को सुनने का अभ्यास करें और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। जब आपकी कोई असहमति हो तो एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश करें जो सभी के लिए काम करे, न कि सिर्फ आपके लिए। हर दिन इन छोटी छोटी चीजों का अभ्यास करके आप अपना ईक्यू बना रहे हैं। आप अपनी भावनाओं को उन भ्रमित करने वाली शक्तियों से बदल रहे हैं जो आपको नियंत्रित करती हैं, एक शक्तिशाली उपकरण में जिसका उपयोग आप एक बेहतर जीवन बनाने के लिए कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा भारी बैकपैक ले रखा है। ये बैकपैक आपकी पिछली सभी गलतियों, पछतावों और चोटों से भरा है। हर बार जब आपने कोई गलती की तो आपने बैग में एक पत्थर डाला। हर बार जब किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो आपने एक और पत्थर डाल दिया। अब जैसे ही आप चढ़ने की कोशिश करते हैं, यह बैकपैक आपको नीचे खींच रहा है। यह हर एक कदम को और मुश्किल बना देता है। यह आपकी ऊर्जा खत्म कर देता है और आपको हार मानने का मन करता है। ऐसा ही होता है जब हम अतीत को पकड़े रहते हैं। हम खुलकर आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम उन चीजों से दब जाते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं। अतीत को छोड़ना उसे भूलने के बारे में नहीं है। आप अपनी यादों को मिटा नहीं सकते। ये बैकपैक उतारने के बारे में है। ये तय करने के बारे में है कि आप अब उन भारी पत्थरों को अपनी आज की यात्रा को नियंत्रित नहीं करने देंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करना जिसने आपको चोट पहुंचाई है, ये कहने के बारे में नहीं है कि उन्होंने जो किया वह ठीक था। ये तय करने के बारे में है कि आप उनकी हरकतों से होने वाले गुस्से और दर्द को अब अपने साथ नहीं रखेंगे। यह आपकी अपनी आजादी के लिए है। किसी गलती के लिए खुद को माफ करना ये दिखावा करने के बारे में नहीं है कि ऐसा हुआ ही नहीं। ये स्वीकार करने के बारे में है कि आप इंसान हैं। गलती से सबक सीखने के बारे में है और फिर शर्म और अपराध बोध को छोड़ देने के बारे में है। हम ऐसा कैसे करते हैं? ये स्वीकार्यता से शुरू होता है। आपको ये स्वीकार करना होगा कि अतीत वैसा ही हुआ जैसा वह हुआ था। आप इसे बदल नहीं सकते।
आप समय में वापस जाकर कोई अलग विकल्प नहीं चुन सकते या कुछ बुरा होने से नहीं रोक सकते। अतीत से लड़ना नदी को पीछे धकेलने की कोशिश करने जैसा है। यह असंभव और थका देने वाला है। सच्ची शांति तब आती है जब आप लड़ना बंद कर देते हैं और बस जो है उसे स्वीकार करते हैं। इस स्वीकार्यता की जगह से आप अतीत को देख सकते हैं, उससे सीखे गए सबक देख सकते हैं और फिर धीरे से अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर सकते हैं, जो एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपके पास कोई वास्तविक शक्ति है। इसे अपने कमरे की सफाई करने जैसा समझें। आप बस गंदगी को दूर करने की इच्छा नहीं कर सकते। आपको हर चीज उठानी होगी, तय करना होगा कि आपको अभी भी इसकी जरूरत है या नहीं, और अगर नहीं तो उसे रख दें या फेंक दें। अतीत को छोड़ना भी ऐसा ही है। आप एक दर्दनाक याद उठा सकते हैं, उससे होने वाली भावना को स्वीकार कर सकते हैं, उसे उस सबक के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो उसने आपको सिखाया। शायद उसने आपको और सावधान या अधिक दयालु होना सिखाया, और फिर जानबूझकर उसे छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। आप यह एक डायरी में लिखकर, एक भरोसेमंद दोस्त से बात करके, या यहाँ तक कि सिर्फ एक शांत पल के चिंतन के माध्यम से कर सकते हैं। हर बार जब आप एक पत्थर छोड़ते हैं तो आपका बैकपैक हल्का हो जाता है और आगे की चढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। एक बार जब आप अपने भीतर के पहाड़ को समझना शुरू कर देते हैं और अपने भारी अतीत को छोड़ देते हैं, तो यह आपके लिए आगे बढ़ने का नया रास्ता बनाने का समय है। सिर्फ यह जानना ही काफी नहीं है कि क्या गलत है। आपको वह भविष्य बनाने के लिए छोटे व्यावहारिक कदम उठाने होंगे जो आप चाहते हैं। यह एक बड़ी छलांग लगाने के बारे में नहीं है, यह एक छोटा कदम उठाने के बारे में है, और फिर दूसरा और फिर तीसरा। किताब द माउंटेन इज यू, द माउंटेन इज यू इस बात पर जोर देती है कि असली बदलाव लगातार रोजमर्रा के कामों से होता है। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें आप आज बनाते हैं, जो उस व्यक्ति को बनाती हैं जो आप कल होंगे। पहला कदम ये है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इसके बारे में बहुत स्पष्ट हो जाएं। यह वह नहीं जो आपके माता पिता आपके लिए चाहते हैं या जो आपके दोस्तों को अच्छा लगता है, बल्कि वह जो आप वास्तव में चाहते हैं। एक खुशहाल और सफल जीवन आपके लिए कैसा दिखता है? आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं? सपने देखने और उसे लिखने के लिए कुछ समय निकालें। विशिष्ट बने। मैं खुश रहना चाहता हूँ कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मैं 2 ऐसे करीबी दोस्त चाहता हूँ जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। मैं अपने स्कूली काम पर गर्व करना चाहता हूँ और मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ। एक स्पष्ट मंजिल मैप बनाना बहुत आसान बना देती है। अगला, अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ दें। यदि आपका लक्ष्य स्वस्थ होना है, तो एक छोटा सा काम सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना या हर शाम 10 मिनट की सैर के लिए जाना हो सकता है। ये कार्य इतने छोटे होते हैं कि उन्हें मना करना लगभग असंभव है। यहाँ लक्ष्य रातों रात अपनी जिंदगी को बदलना नहीं है, बल्कि गति बनाना है। हर बार जब आप एक छोटा सा काम पूरा करते हैं, तो आप उस नए व्यक्ति के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप खुद को यह साबित कर रहे होते हैं कि आप बदलाव करने में सक्षम हैं। यह आत्मविश्वास और प्रेरणा बनाता है, जिससे अगला कदम आसान हो जाता है। अंत में, एक सहायक वातावरण बनाएं। आपके आसपास का माहौल आपके व्यवहार पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी तकिया पर एक किताब रखें। यदि आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो अपने परिवार से कहें कि वे स्नैक्स के बजाय काउंटर पर फल रखें। यदि आप अधिक सकारात्मक रहना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं, न कि वे जो आपको नीचा दिखाते हैं। आप अपने वांछित कार्यों को आसान बनाने और अपनी पुरानी गैर सहायक आदतों को मुश्किल बनाने के लिए अपने वातावरण को डिजाइन कर रहे हैं। एक स्पष्ट दृष्टि, छोटी दैनिक आदतों और एक सहायक वातावरण को मिलाकर आप अब केवल एक बेहतर भविष्य का सपना नहीं देख रहे हैं, आप इसे सक्रिय रूप से, सचेत रूप से एक एक पत्थर करके बना रहे हैं। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, खुद को समझते हैं, अपनी भावनाओं को मैनेज करते हैं और नई आदतें बनाते हैं, कुछ जादुई होना शुरू हो जाता है। आप असली अटूट आत्मविश्वास विकसित करना शुरू कर देते हैं। यह जोरदार अहंकारी तरह का आत्मविश्वास नहीं है। यह जीवन में आने वाली किसी भी चीज से निपटने की आपकी अपनी क्षमता में
एक शांत गहरा विश्वास है। यह इस बात से आता है कि आपने अपने अंदर के पहाड़ का सामना किया है और आपने चढ़ना सीख लिया है। यह चुनौतियों को पार करने के अनुभव से आता है, उनसे बचने से नहीं। यह गहरा आत्मविश्वास आपकी यात्रा का अंतिम इनाम है। इस नई ताकत का एक बड़ा हिस्सा असफलता के साथ एक नया रिश्ता विकसित करना है। हम में से ज्यादातर लोग असफल होने से डरते हैं। हम इसे एक अंत के रूप में देखते हैं, इस बात के सबूत के रूप में कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो पर्वतारोही पहाड़ जीतता है, वह जानता है कि असफलता सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है। यह फीडबैक है, यह डेटा है। जब आप चढ़ाई करते समय फिसलते और गिरते हैं, तो आप हार मानकर घर नहीं जाते। आप यह पता लगाते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या यह एक ढीली चट्टान थी, एक खराब पकड़, और आप अगले प्रयास के लिए अपनी रणनीति को समायोजित करते हैं। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह सफलता के रास्ते में एक सीढ़ी है। आप अपनी गलतियों से अपनी आसान जीतों की तुलना में ज्यादा सीखते हैं। यह लचीलापन बनाने की ओर ले जाता है। लचीलापन प्रतिकूलता से उबरने की क्षमता है। यह एक रबर बैंड की तरह है, जितना ज्यादा इसे खींचा जाता है, उतनी ही तेजी से यह वापस आता है। एक लचीला व्यक्ति जीवन को आसान होने की उम्मीद नहीं करता, वे चुनौतियों की उम्मीद करते हैं और वे अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं कि जब उन्हें गिराया जाता है तो वे वापस उठ सकते हैं। हर बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं और हार नहीं मानते, तो आप अपनी लचीलेपन की मांसपेशी का निर्माण कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि झटके अस्थायी होते हैं और आपके पास उन्हें सहने और उन पर काबू पाने की ताकत है। यह आपको लचीला, अनुकूलनीय और अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाता है। आखिरकार द माउंटेन इज यू की यात्रा आपको अपने जीवन का नायक बनने का आह्वान करती है। यह आपको किसी और के बचाने का इंतजार करने या आपकी समस्याओं के जादू से गायब होने का इंतजार करने से रोकने का निमंत्रण है। यह इस बात का एहसास कराने के बारे में है कि आपकी जिंदगी बदलने की शक्ति हमेशा से आपके अंदर रही है। जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं, वे आपको रोकने के लिए नहीं हैं, वे आपको आपकी अपनी ताकत से परिचित कराने के लिए हैं। तो अपने पहाड़ को देखिए, उस चुनौती को देखिए जो अब भी इतनी असंभव लगती है। जानिए कि आपके पास चढ़ाई शुरू करने के लिए सब कुछ है। गहरी सांस लें, वह पहला छोटा कदम उठाएं और शिखर तक की अपनी अविश्वसनीय यात्रा शुरू करें।